तो एक नेक्स्ट हम लोग नॉर्मल फीचर देखेंगे कि अगर हम लोग ये वाला सेल बनाए हैं, सपोज ये सेल है, इसमें अभी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रहा है, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें बाहर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दें। इस पे यहाँ से एक करंट फ्लो कर दें, एक सोर्स ले लें बैटरी वगैरह, और यहाँ से हम लोग करंट इस पे फ्लो करने लगे, तो सब जाहिर सी बात है ऑलरेडी विद्युत ऊर्जा मिल रही है और हम लोग और विद्युत फ्लो कर रहे हैं, तो विद्युत ऊर्जा बढ़नी चाहिए। लेकिन अब हम लोग जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हैं उसका दिशा भी हम लोग तय करेंगे कि उसको किस दिशा में फ्लो कर रहे हैं। जैसे इसमें विद्युत ऊर्जा इधर बह रही है, तो हम लोग इधर की ओर फ्लो कराएंगे या इधर की ओर फ्लो कराएंगे, कम फ्लो कराएंगे या ज्यादा फ्लो कराएंगे, ये नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये देखेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है, विपरीत दिशा में फ्लो कराना है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी हमारी इधर बह रही थी तो हम लोग इधर की ओर बह रही थी, तो हम लोग इसको किधर फ्लो कराएंगे, इधर, उल्टे दिशा में। ठीक, ये इलेक्ट्रिसिटी इधर बह रहा था, हम लोग इधर से फ्लो कराने वाले हैं। तो अब इलेक्ट्रिसिटी इधर से हम लोग कम मात्रा में फ्लो कराएंगे, ज्यादा मात्रा में फ्लो कराएंगे या बराबर फ्लो कराएंगे, ये देखना है हम लोग को। तो पहला पॉइंट हम लोग ये देखेंगे कि जो बाहर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं, यहाँ पे मैंने दो लिखा हुआ है टर्म, एक ई एक्सटर्नल और एक ई सेल। ई विद्युत वाहक बल को रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो वहां से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को जो मिल रहा है उस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ये ई सेल जो लिखा है वो उस सेल से कितना मिल रहा है वो लिखा है, और ई एक्सटर्नल जो लिखा हुआ है वो उस सेल से ही कितना मिल रहा है यही लिखा है। लेकिन ई एक्सटर्नल जो लिखा हुआ है ये उस सेल जो बाहर से हम लोग अप्लाई कर रहे हैं ये वो लिखा हुआ है। एक्सटर्नल मतलब बाहर, तो बाहर से जो हम लोग अप्लाई करेंगे वो, और ये जो वहां पे हम लोग को ऑलरेडी मिल रहा है वो। तो अगर बाहर से हम लोग विद्युत ऊर्जा अप्लाई करें, लेकिन कितना अप्लाई करें, साइन बना हुआ है स्मॉलर देन का, कम अप्लाई करें, जो वहां पे बन रही है ऑलरेडी उससे हम लोग कम बाह्य विद्युत ऊर्जा अप्लाई करें और विपरीत दिशा में अप्लाई करें, तो क्या होगा, जैसा सेल था वैसे ही चलेगा, सेल रिएक्शन होगा, जैसे रिएक्शन हो रहा था वैसे ही सेम होगा, पर क्या हो जाएगा, बाह्य विभव के कारण विद्युत वाहक बल का मान कम हो जाएगा। जैसे इधर से विद्युत ऊर्जा बन रही थी हमारी, इधर से विद्युत ऊर्जा जो था वो हमारा बन रहा था, ई सेल था ये, और हम लोग इधर से क्या किए, इलेक्ट्रिसिटी बाहर से दिए, ई एक्सटर्नल। तो ई सेल इधर से बन रहा था और इधर से ई एक्सटर्नल हम लोग फ्लो करा रहे थे। तो यहां से मान लेते हैं 10 बन रहा था, फॉर एग्जांपल, ऐसे ही मैं रैंडमली बता रही हूँ, 10 बन रहा था, और यहां से हम लोग कम दे रहे हैं, 5 दे रहे हैं, तो वो 5 को कम करेगा कि नहीं, ये 5 विपरीत दिशा में आ रहा है तो वो 10 को कम करेगा ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिएक्शन तो होगा, अभी भी 5 यहाँ से उल्टे इधर से डाल रहे हैं 10 और इधर से आ रहा है 5, तो इधर से आ रहा है 10, इधर से आ रहा है 5, तो ये 10 को 5 तो कैंसिल कर देगा, लेकिन फिर भी तो 5 इधर आएगा ना, बाहर तो आएगा ही। ये वाले 10 में से 5 को कैंसिल कर दिया, लेकिन 5 तो और बचेगा ना। ठीक, या मैं मान लेती हूँ इसको 6 दे रही हूँ, तो यहाँ से 6 कैंसिल कर दिया, लेकिन यहाँ पे कितना बचा, 4 बचेगा ही ना। तो रिएक्शन तो होगा, जो हम लोग को मिल रहा था वो मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा, कम मिलेगा, जितना मिल रहा था उतना नहीं मिलेगा। ठीक है, अब विक्षेप किधर होगा, ये जो साइन था यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, ये वाला साइन इधर से पहले हो रहा था, इसलिए विक्षेप इधर की ओर था, इधर की ओर जा रहा था विक्षेप। ठीक, अब हम लोग उल्टे दिशा में दिए, लेकिन हम लोग कम मात्रा में दिए, तो ये थोड़ा सा तो दबा, लेकिन थोड़ा सा तो इसको प्रेशर पड़ा, लेकिन फिर भी अभी भी बरकरार है, तो अभी भी विक्षेप इधर रहेगा। तो हमारा तीर का निशान अभी भी कहाँ दिखाई देगा हमको, ऐसे ही, जैसे ये दिख रहा है ऐसे ही दिखाई देगा। तो संकेतक कैसा दिखेगा हमको, अभी भी इधर की ओर ही दिखेगा। अब दूसरा कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, इधर से 10 आ रहा है और इधर से भी हम लोग क्या दे देंगे, 10 दे देंगे। तो इधर से आने वाला भी 10 और इधर से आने वाला भी 10, तो दोनों एक दूसरे को पूरा पूरा कैंसिल कर देंगे कि नहीं, कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ई एक्सटर्नल जितना है उतना ही ई सेल, तो ई एक्सटर्नल बराबर ई सेल, तो सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, पूरा पूरा रुक जाएगा। जो गैल्वेनोमीटर इधर की ओर जा रहा था, विक्षेप दिखा रहा था, वो अब सीधा हो जाएगा, विक्षेप नहीं दिखेगा, पूरा सीधा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे संकेतक सीधा। अब हम लोग क्या करें, यहाँ पे तो 10 है, लेकिन इधर से जो हम लोग दे रहे हैं ये 10 की जगह पे हम लोग 20 दे दें, ज्यादा दे दें। ई एक्सटर्नल ज्यादा है ई सेल से, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, ई एक्सटर्नल ज्यादा है ई सेल से, तब क्या होगा, अब सेल रिएक्शन होगा, क्या होगा, लेकिन अब उल्टा सेल रिएक्शन होने लगेगा। जो संकेतक हम लोगों का इधर की ओर दिखा रहा था डायरेक्शन, वो अब हमका इधर की ओर डायरेक्शन दिखाने लगेगा, उल्टा होने लगेगा, पूरा रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इधर से ताकत लग रहा है अब। तो देखो क्या हो जाएगा, सेल रिएक्शन विपरीत दिशा में होगी, इलेक्ट्रिक फ्लो जिंक से कॉपर की ओर, अर्थात विद्युत ऊर्जा का उपयोग रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न कराने में होने लगता है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लो जो कॉपर से जिंक की ओर हो रहा था, इधर कॉपर था इधर जिंक था, तो इलेक्ट्रिक इधर फ्लो हो रहा था, अब वो इधर उल्टा फ्लो होने लगेगा, क्योंकि इसको 10 को तो पूरा कैंसिल कर देगा, 20 जो है
अब फिर भी इसमें 10 बचेगा, वो इधर की ओर ही तो जाएगा ना, तो उल्टा होने लगेगा, जिससे जिंक इलेक्ट्रोड अब उल्टा अभिक्रिया होने लगेगा। अब जिंक डिपॉजिट होने लगेगा और कॉपर क्या होने लगेगा, डिसॉल्व होने लगेगा। पहले कौन डिसॉल्व हो रहा था, जिंक डिसॉल्व हो रहा था और कॉपर डिपॉजिट हो रहा था, अब उल्टा होने लगेगा, मतलब जिंक जमा होने लगेगा और कॉपर घुलने लगेगा। ठीक, नेक्स्ट साल्ट ब्रिज, ये जो लगा हुआ है यहाँ पे, हम लोग बार बार इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। ये क्या है, तो क्लियर दिख रहा है आप लोगों को कि यू आकार की कांच की नली है, कांच से ही बना रहता है, यू शेप का रहता है। ठीक है, उल्टा यू शेप का दिख रहा है ना आप लोगों को। तो ये क्या है, एक कांच की यू नली है जिसमें प्रबल लवण, इसके अंदर क्या क्या भरा रहता है, एक कांच की यू नली है जिसमें KCl, KNO3, K2SO4, NH4Cl या NH4NO3 का जिलेटिन या अगार अगार से बिना अर्ध ठोस जलीय विलयन भरा था। ये सब हम लोग ले लेते हैं और इसको किस में मिक्स कर देते हैं, अगार अगार में या फिर जिलेटिन में। इसका यूज क्या है, अगार अगार या जिलेटिन का, इन दोनों में से किसी भी एक चीज को लेकर के भर सकते हो। ये जो इसको मिक्स करोगे ना तो वो पूरा मतलब ठोस भी नहीं करेगा और पूरा द्रव भी नहीं रहने देगा, अर्ध ठोस जैसा कुछ बना देता है, जैसे नहीं जैम जैसा, उस टाइप का कुछ बना देता है। तो हमको अर्ध ठोस चाहिए, इसलिए हम लोग अगार अगार लेते हैं, ऐसे जमा जमा टाइप का बन जाता है, अर्ध ठोस जलीय विलयन होता है। तो यहाँ पे हम लोग अंदर में क्या भर देंगे, KCl, KNO3, K2SO4, NH4Cl या फिर NH4NO3, ये वगैरह कुछ सैंपल ले लेंगे और अगार अगार के साथ उसको मिक्स करके इसमें पूरा भर देंगे। वो पूरा ठोस भी नहीं रहेगा, अर्ध ठोस रहेगा, इसके अंदर भरा रहेगा। यहाँ पे कॉटन लगा देते हैं बंद करने के लिए इसके मुंह को, ताकि वो गिरे मत, क्योंकि अर्ध ठोस है ना, एकदम विलयन भी नहीं है लेकिन एकदम ठोस भी नहीं है, अर्ध ठोस है, जेल जैसा थोड़ा है, तो वो यहाँ से गिरे मत से मुंह बंद रहता है। ठीक, लेकिन ऐसे पूरा बंद नहीं रख देते हैं कि इसका और उसका संपर्क ही टूट जाए, इस तरीके से बंद करते हैं कि इसके और इसके बीच में संपर्क रहे पर वो पदार्थ नीचे भी ना गिरे। ठीक, तो अब ये क्या करेगा, ये तो हो गया लवण सेतु, ये तो हो गया लवण सेतु। अब ये लवण सेतु करेगा क्या, इसी को लवण सेतु या साल्ट ब्रिज को लवण सेतु कहते हैं ना हिंदी में, लवण सेतु। तो अब इसका काम क्या है, एक तो ये दोनों विलयन को आपस में जोड़ रहा है, दोनों विलयन, इधर वाला विलयन और इधर वाले विलयन को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो पहला काम तो जोड़ने का है। ठीक, तो परिपथ को पूर्ण करता है, पहला काम दोनों को जोड़ेगा और जोड़ने के कारण परिपथ पूर्ण होगा। अगर दोनों विलयन नहीं जुड़े होंगे तो आधा आधा कहलाएगा ना, पूरा नहीं होगा। तो ये परिपथ को पूर्ण करता है। दूसरा, विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। और तीसरा, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होने से रोकता है। देखो, अगर आप लवण सेतु नहीं लगाते और ऐसे अलग अलग बीकर में रखते, लवण सेतु नहीं लगाते, अलग अलग बीकर में रखते, तो अभिक्रिया नहीं होती, दोनों को जोड़ना जरूरी है ना। और अगर आप एक ही बीकर ले लेते और इसी बीकर में जिंक सल्फेट और इसी बीकर में कॉपर सल्फेट ले लेते, तो यहाँ पे एक लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को हिंदी में बोलते हैं द्रव संधि विभव, द्रव संधि विभव। बुक में इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया है, आप लोग उसको एक बार जरूर चेक कर लेना। क्या बोलते हैं, क्या देखा जाए कि अगर दोनों इलेक्ट्रोड के विलयन सीधे संपर्क में हो तो दोनों द्रव अगर जहां पे मिल रही हैं वहां पे संधि में द्रव का विसरण होने लगता है, एक दूसरे की तरफ जाने लगते हैं। तो वहां पे एक दोनों की गति भिन्न भिन्न होने के कारण क्या हो जाता है ना, एक विभव उत्पन्न हो जाता है। देखो, ये वाला इधर जाने लगेगा, ये वाला इधर आने लगेगा, लेकिन दोनों का रफ्तार सेम तो नहीं होगा ना, कि जिंक और कॉपर एक ही रफ्तार से चल रहे हैं, जिंक इधर जाने लगेगा, कॉपर इधर आने लगेगा। तो उसके कारण क्या होगा ना, एक तनाव उत्पन्न होगा, एक संधि उत्पन्न होगा, यहाँ पे विभव उत्पन्न हो जाता है और उस विभव के कारण रिएक्शन रुक जाता है। तो इसको नहीं होने देना है, इसलिए हम लोग दोनों विलयन को अलग अलग पात्र में रखते हैं और लवण सेतु लगा देते हैं। तो लवण सेतु द्रव संधि विभव को होने से रोकता है। विद्युत उदासीनता बनाए रखता है का क्या टॉपिक था, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि यहाँ पे धनायन बढ़ जाता है, जिंक यहाँ टूट करके गिरता है, और यहाँ पे धनायन कम हो जाता है क्योंकि कॉपर यहाँ से डिपोजिट होते जाता है। अब जैसे मैंने एग्जांपल भी बताया था कि यहाँ पे 10 जिंक था, तो 10 जिंक से कितना हो गया, 12 जिंक हो गया, 20 जिंक हो गया, लेकिन सल्फेट तो अभी भी 10 है, तो ऋणायन कम है, धनायन क्या हो गया, ज्यादा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, लवण सेतु के अंदर हम लोग जो भरे हैं, जैसे हम लोग क्या भरे हुए हैं, KCl, अभी हम लोग पढ़े ना, KCl में पोटेशियम क्या है, धनावेशित, और क्लोरीन क्या है, ऋणावेशित। तो उसी टाइम पे जब जिंक की संख्या बढ़ते जाएगी तब ये क्या करेगा, क्लोरीन यहाँ से नीचे आते जाएगा, क्लोरीन। तो देखो, जहां जिंक 10 था अब जिंक 20 हो गया है और सल्फेट 10 है, तो वैसे ही 10 क्लोरीन अगर आ गया तो जहां ये 20 धन आयन है वहीं पे 20 क्या हो जाएगा, ऋण आयन भी हो जाएगा। तो धन आयन को बैलेंस करने के लिए वहां से ऋण आयन इधर गिरने लगता है। सेम यहाँ पे क्या हुआ था, धन आयन की संख्या कम हो गई थी और ऋण आयन की संख्या बढ़ गई थी।
तो ये क्लोरीन तो इधर आ गया, तो पोटेशियम कहाँ आ जाएगा, यहाँ। तो देखो यहाँ पे धनायन आ गया ऋण आयन को बैलेंस करने के लिए। तो लवण सेतु का काम है धनायन और ऋणायन को बैलेंस करना, विद्युत उदासीनता को बनाए रखने का काम है लवण सेतु का। वही कार्य प्रणाली यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि एनोड में क्या होता है, जिंक बढ़ते जाता है, सल्फेट कम होते जाता है, तो लवण सेतु से कौन आ जाता है, क्लोरीन माइनस। और कैथोड में क्या होता है, कॉपर कम होते जाता है और सल्फेट बढ़ते जाता है, तो वहां से लवण सेतु से कौन आ जाता है, पोटेशियम प्लस, और रिएक्शन को बैलेंस करके रखता है। ठीक, अब देखो हम लोग किसी भी रिएक्शन को प्रदर्शित कैसे करते हैं। अब आप लोग बार बार इतना बड़ा सा ऐसे डायग्राम तो बनाओगे नहीं कि बड़ा सा चित्र बनाए, फिर यहाँ लवण सेतु लगाए, फिर इसको गैल्वेनोमीटर लगाए, प्लेट लगाए, ऐसे बार बार तो बनाओगे नहीं। तो इतना बड़ा चित्र बनाने से अच्छा है उसको एक रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब क्या है, देखो सबसे पहले नेगेटिव साइन कोष्टक में लगा दिए, इसका मतलब इधर वाले बीकर में एनोड है, नेगेटिव का मतलब एनोड। एनोड किससे बना हुआ है, जिंक से। जिंक का प्लेट लगाया था इसलिए जिंक लिख दिए सॉलिड स्टेट में। किस विलयन में रखा हुआ था, जिंक सल्फेट के विलयन में रखा हुआ था। ठीक, तो जिंक और जिंक सल्फेट के विलयन में लगा, उसके बीच में एक ऑब्लिक लगाना है आपको। कितने ml का विलयन था, विलयन की सांद्रता कितनी थी, उसको कोष्टक में लिखना होता है। तो 1 मोलर सांद्रता थी विलयन की, तो उसको कोष्टक में लिखना जरूरी होता है। फिर डबल ऑब्लिक लगाए हैं। डबल ऑब्लिक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लवण सेतु को, कि लवण सेतु से विलयन जुड़ा है। अब लवण सेतु लगाए और दूसरे बीकर में क्या रखे, कॉपर सल्फेट 1 मोलर सांद्रता वाला, और उसके ऊपर छड़ क्या लगाए हैं, कॉपर का छड़ लगाए हैं, और वो क्या है, कैथोड, पॉजिटिव। क्लियर है। तो इधर एनोड, इधर कैथोड, यहाँ पे जिंक, जिंक सल्फेट सांद्रता। आपको हमेशा क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल देखो मैं दूसरा एग्जाम्पल बता रही हूँ। मान लो यहाँ पे आपने कोई प्लेट लगाया है, सपोज आपने प्लेट लगाया है X, ठीक, और यहाँ पे जो विलयन है वो XY। इधर में आपने विलयन लगाया है A, और यहाँ पे जो विलयन है वो है AB, फॉर एग्जाम्पल। और बीच में लवण सेतु, इधर गैल्वेनोमीटर, इधर तार, ये सब तो है। तो आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखो सबसे पहले नेगेटिव, क्योंकि इधर एनोड है। फिर X कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में, एक ऑब्लिक लगा दो। फिर XY सॉल्यूशन में है तो इसको एक्वस लिखना पड़ेगा। इसकी सांद्रता कितनी है, तो 1 मोलर सांद्रता ले लो आप, अगर 1 मोलर ले रहे हो तो, ठीक है। फिर डबल ऑब्लिक लगाओ, लवण सेतु को रिप्रेजेंट करेगा। अब दूसरे बीकर में कौन सा विलयन है, AB, एक्वस। फिर एक ऑब्लिक लगाओ और प्लेट किसका है, A का, सॉलिड, और ये कैसा होता है, पॉजिटिव। ये है रिप्रेजेंटेशन का तरीका, ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे, जो विद्युत ऊर्जा निकलती है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, ऐसे करके रिप्रेजेंट करना होता है। ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखना। अब है विद्युत रासायनिक सेल का एक एग्जाम्पल, डेनियल सेल। मॉडिफाइड डेनियल सेल हम लोग देखेंगे कि कैसा होता है, क्योंकि ना देखो इतना बड़ा व्यवस्था, एक बीकर में विलयन लो, प्लेट लगाओ, दूसरे बीकर में विलयन लो, प्लेट लगाओ, लवण सेतु से जोड़ो, ये करो वो करो, बहुत बड़ी व्यवस्था है। तो इसको हम लोग मॉडिफाई करके छोटे फॉर्म में बनाने के लिए ऐसे बनाए, छोटा। कैसा है ये, इसमें क्या है भाई, ये देखो, एक पहले हम लोग बर्तन ले लिए या पात्र ले लिए, ये पात्र है, ये जो पात्र है ये पूरी पात्र कॉपर की है, कॉपर से बनी हुई है, और यहाँ पे विलयन भर दिए इस पात्र में, कॉपर सल्फेट का विलयन, ठीक। अब एक क्या ले लिए अपन, एक इसके अंदर, इसी पात्र के अंदर हमने एक वो पोर्सिलिन का प्याली डाल दिया, ऐसे एक और बर्तन डाल दिया इसके अंदर, छोटा पोर्सिलिन का है ये, पोर्सिलिन से बना हुआ, पोर्सिलिन की प्याली, पोर्सिलिन से बना हुआ है। इसमें ना छेद रहते हैं, सरंध्र रहता है, ये छेद रहता है बीच बीच में, ठीक है। अब इसके अंदर, इस प्याली के अंदर विलयन भर दिए, कौन सा विलयन भर दिए, जिंक सल्फेट, और ये छड़ लगा दिए किसका, जिंक का। इस जिंक के छड़ से एक तार निकाले और इस कॉपर के पात्र से एक तार निकाले और उसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिए, बन गया पूरा व्यवस्था। जो हम लोग वहां बना रहे थे अलग अलग बीकर में, वो एक ही के अंदर हो गया ना, कॉपर का पात्र, कॉपर सल्फेट, उसके अंदर एक और बर्तन रख दिए पोर्सिलिन का, उसमें जिंक सल्फेट भर दिया और जिंक के छड़ भर दिया और दोनों को जोड़ दिए, दोनों को जोड़ दिए, तो बन गया हमारा पूरा विद्युत रासायनिक सेल। वही तो है, उसमें बस
इसको निकाल के इधर रखा हुआ था, इसमें बस उसको हम लोग उसके अंदर डाल दिए हैं। कॉपर का पात्र बड़ा ले लिए हैं, जिंक वाला को छोटा ले लिए हैं। तो ये है मॉडिफाइड, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बना। ऐसे ही हमारा बैटरी बना रहता है तो उसके अंदर ऐसे ही रहता है, आप लोग देखे होंगे जो बैटरी घड़ी वगैरह में यूज करते हैं, ऐसे ही रहता है ना। तो ये है मॉडिफाइड डेनियल सेल, विद्युत रासायनिक सेल। अलग अलग पात्र की जगह एक ही में हम लोग इसको बनाने की कोशिश किए हैं शॉर्टकट में, ठीक। तो ये नया मॉडिफाइड फॉर्म है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल देखेंगे इस टॉपिक को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आज के लिए उतने ही, रिवीजन करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। थैंक यू।